नमस्कार, संसद टीवी में आपका स्वागत है। मैं हूं प्रतिबिंब शर्मा और आप देख रहे हैं संसद में आज। तीसरे सप्ताह का चौथा दिन है। संसद के दोनों सदनों लोकसभा और राज्यसभा में क्या एजेंडा रहने वाला है वो आप तक पहुंचाने की कोशिश करेंगे अपने सहयोगी पवन शर्मा और सुरेंद्र कुमार के माध्यम से। संसद के आज के एजेंडे पर विशेष बातचीत भी करेंगे। स्टूडियो में मौजूद दो माननीय सांसदों से शंकर लालवानी जी हैं, लोकसभा सांसद बीजेपी, और साथ ही दीपक प्रकाश जी हैं, राज्यसभा सांसद बीजेपी। आप दोनों का बहुत बहुत स्वागत है। आपसे चर्चा शुरू करें उससे पहले रुक कर लेते हैं अपने सहयोगी पवन शर्मा का। संसद भवन के सामने वो इस वक्त उपस्थित हैं। पवन, कितना विशेष दिन आज? प्रतिबिंब, जैसा कि संसद का कोई भी दिन होता है विशेष होता ही है, पर सबकी जो नज़रें हैं वो इसी बात पे है क्या जो संसद की कार्रवाई है वो ठीक से चल पाएगी, क्योंकि विपक्ष की तरफ से लगातार व्यवधान हो रहा है। लोकसभा अध्यक्ष बार बार अपील कर चुके हैं कि लोकतंत्र में सबको अपनी बात रखने का जो अधिकार है, और विपक्ष को भी प्रश्नकाल के जरिए, शून्यकाल के जरिए और बिल पे चर्चा करके जो अपनी बात को रखना चाहिए, उनकी तरफ से आग्रह हुआ है। और सरकार की तरफ से केंद्रीय जो संसदीय कार्य मंत्री हैं किरण रिजिजू, कल वो भी कह चुके हैं कि जो मुद्दा है रिवीजन का, एसआईआर का जो मुद्दा है बिहार को लेकर, उस पे ही व्यवधान है। और वो कल स्पष्ट कर चुके हैं क्योंकि ये मामला सब जुडिस है सुप्रीम कोर्ट में, तो इस पर चर्चा जो है वो नहीं की जा सकती किसी भी नियम के अंतर्गत। तो ये सरकार की तरफ से दलील है, पर विपक्ष का अपना रुख है और वो इस मुद्दे पर संसद में चर्चा की मांग कर रहे हैं। तो ये व्यवधान बना हुआ है। हालांकि बहुत सारे बिल जो है वो लिस्टेड है, इंपॉर्टेंट बिल हैं। इस सत्र के लिए 8 नए बिल आए थे, 7 पुराने बिल हैं, तो उनपे लगभग 2 बिल जो हैं वो अभी तक पारित हो पाए हैं लोकसभा से। आज की अगर मैं बात करूं, प्रश्नकाल वैसे ही महत्वपूर्ण रहता है, पर आज के प्रश्नकाल की बात करूं तो 20 प्रश्न जैसे रहते हैं लोकसभा में, उसमें से जो है जल शक्ति मंत्रालय से संबंधित 5 प्रश्न हैं। इसके साथ ही जो है सिविल एविएशन से जुड़े हुए 4 प्रश्न हैं, हाउसिंग और अर्बन अफेयर से जुड़े 4 प्रश्न हैं, एमएसएमई से जुड़े 3 प्रश्न हैं, रोड ट्रांसपोर्ट से जुड़े 2 प्रश्न हैं, ट्राइबल अफेयर्स और फूड और प्रोसेसिंग से जुड़ा एक जो है वो प्रश्न है। इन मंत्रालयों से जुड़े हुए प्रश्न है। और अगर मैं महत्वपूर्ण प्रश्नों की बात अगर मैं करूं तो वो स्टेटस ऑफ स्मार्ट सिटीज मिशन जो शुरू किया है सरकार ने, 100 शहरों को स्मार्ट सिटी बनाने की बात है और बहुत सारे शहर बन चुके हैं और अच्छा वहां पे इंफ्रास्ट्रक्चर खड़ा हो चुका है। तो माला रॉय और लवली आनंद जो सांसद है उन्होंने ये सवाल पूछा है, इंपॉर्टेंट प्रश्न है। इसके साथ ही दीपेंद्र हुड्डा जो कांग्रेस के सांसद है, उनकी तरफ से सवाल है कि जो सिविक इंफ्रास्ट्रक्चर है गुरुग्राम में, जो बारिश के दौरान जो पानी भर जाता है गुड़गांव में, उसको लेकर हुड्डा जो है वो सवाल पूछ रहे हैं कि उसकी निकासी को लेकर क्या सरकार कर रही है और क्या आगे की प्लानिंग है। तो ये महत्वपूर्ण प्रश्न है। पवन, बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न जो है, सबसे बड़ी बात यह है कि प्रश्नकाल चलता है या नहीं चलता है, वो भी जो है खासा महत्व रखता है। लेकिन विधेयक की अगर बात करें, विधेयकों की बात करें, तो 3 तो विधेयक ऐसे ही हैं जो रोजाना लिस्टेड हो रहे हैं, सूचीबद्ध हो रहे हैं, लेकिन ना तो उन पर चर्चा हो पा रही है और ना वो पारित होने की स्थिति में पहुंच पा रहे हैं। बात करें राष्ट्रीय खेल शासन विधेयक 2025 की, या फिर राष्ट्रीय डोपिंग रोधी संशोधन विधेयक की, या भारतीय पतन विधेयक 2025 की, तो तीनों सूचीबद्ध हो रहे हैं। कोई और अन्य बिल जो है आज जो नया वो सूचीबद्ध है? नहीं, ये आपने जैसा कहा, ये तीनों बिल लिस्टेड हैं क्योंकि ये नए बिल हैं, अभी आए हैं प्रतिबिंब। ये 8 जो नए बिल आए उनमें से ये तीनों बिल हैं। इसमें आज जो महत्वपूर्ण होने वाला है, देखिए कुछ रिपोर्ट्स भी पेपर ले होते हैं और रिपोर्ट्स है वो भी महत्वपूर्ण है। तो इसमें जो आज की अगर मैं बात करूं तो वेलफेयर ऑफ SC एंड ST उसके अध्यक्ष हैं फग्गन सिंह कुलस्ते जी, वो रिपोर्ट रखेंगे। फिर स्टैंडिंग कमेटी डिफेंस की है राधा मोहन सिंह, वो रिपोर्ट पेश करेंगे। स्टैंडिंग कमेटी है एक्सटर्नल अफेयर्स की, शशि थरूर उसको पेश करेंगे। इसके अलावा हाउसिंग और अर्बन अफेयर से जुड़ी, रूरल डेवलपमेंट, पंचायती राज से जुड़ी जो रिपोर्ट है वो भी उसमें है, और 3 मंत्री जो हैं वो भी अपनी स्टेटमेंट रखेंगे। इसके अलावा जो विशेष बात है प्रतिमा, अगर आज की बात करूं तो मणिपुर गुड्स एंड सर्विस टैक्स अमेंडमेंट बिल 2025, इससे संबंधित जो है
ये बिल जो है इसको इंट्रोड्यूस होना है आज, जो वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण वो पेश करेगी। इससे संबंधित ऑर्डिनेंस जो अध्यादेश है उससे संबंधित बयान भी देंगी, क्योंकि मणिपुर में 6 महीने के लिए राष्ट्रपति शासन एक्सटेंड हो गया है, तो वहां का बिल से संबंधित भी कल लोकसभा में पेश हो गया था। उससे जो स्टेटमेंट और जो रखना था, वहां पे जो बिल रखना था वित्त मंत्री की तरफ से, वो लोकसभा में रखा गया कल। और आज जो है ये जो जीएसटी से संबंधित जो मणिपुर से वो रखा जाना है। जैसे आपने बात कही कि जो तीनों बिल हैं, इस पे विपक्ष की तरफ से जो है ऐसे ये तीनों बिल हैं जिनकी आपने बात करी, चाहे वो नेशनल स्पोर्ट्स बिल की बात हो, जिसमें कि व्यवधान नहीं होना चाहिए। राष्ट्रीय भारत के जो खेल हैं उनसे संबंधित ये बिल है। और प्रतिबिंब, जैसा हम जानते हैं कि हम चाहे बात करें ओलंपिक्स की, पैरा ओलंपिक्स की बात करें, एशियन गेम्स की बात करें, कॉमनवेल्थ गेम्स की बात करें या राष्ट्रीय खेलों की बात करें, यहां पे खिलाड़ियों का प्रदर्शन जो है वो लगातार बढ़ रहा है। बहुत सारी जो है स्टेट गवर्नमेंट्स हैं जो खिलाड़ियों को अगर गोल्ड आता है तो 6 करोड़ तक चीजें देती है, प्रोत्साहन देती है। और पर्सनल कोच रखने की बातें हैं कि जो खिलाड़ी हैं, अंतर्राष्ट्रीय खिलाड़ी, उनको पर्सनल कोचेज मिलते हैं। और इसके साथ ही उनकी भविष्य के लिए उनकी नौकरी का भी प्रावधान है। तो ये खेलों को बढ़ावा दे रहे हैं। हर सांसद जो है देश का, वो अपने अपने जो क्षेत्र हैं वहां पे भी खेलो इंडिया के माध्यम से, बाकी जो स्कीम्स हैं खेल से जुड़ी हुई, उनसे माध्यम से लगातार प्रयत्नशील हैं। तो ये खेलों से जुड़ा मुद्दा है, क्योंकि सारे के सारे जो खेल निकाय हैं, चाहे कोई भी खेल हो, चाहे क्रिकेट का खेल हो, चाहे हॉकी हो, फुटबॉल हो, वॉलीबॉल हो, कुश्ती हो, शूटिंग हो, आर्चरी हो, और चाहे कबड्डी हो, तो ये सारे के सारे खेल, इन निकायों को जो रेगुलराइज करना और इसके साथ एक नेशनल स्पोर्ट्स बोर्ड की स्थापना है, वो इन्हीं सारे जो निकाय हैं उनके चुनावों को रेगुलराइज करेगा, उनको मान्यता देगा और उनके लिए जो चीजें रजिस्ट्रेशन होनी है वो चीजें होंगी। तो जी हाँ, खेलों को लेकर काफी संजीदा है पवन हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, और उनकी संजीदगी जो है परिणामों में भी परिवर्तित होती नजर आ रही है, चाहे ओलंपिक हो, चाहे अन्य कोई खेल प्रतियोगिता हो। और हमारे खिलाड़ी जो हैं अब विशिष्ट और विशेष प्रदर्शन कर रहे हैं। जानकारी उपलब्ध करवाने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। ये जो लगातार गतिरोध की स्थिति बनी हुई है, उसमें SIR का मुद्दा भी है, यानी कि जो मतदाता सूची पुनरीक्षण हो रहा है बिहार में, और राज्यसभा के भीतर भी ये कहा गया, उपसभापति जी के द्वारा भी, और लोकसभा अध्यक्ष भी बार बार इस बात को दोहरा रहे हैं कि इलेक्शन कमीशन एक स्वायत्त संस्था है। दूसरा, ये विषय कोर्ट के विचाराधीन है, तो इस पर चर्चा हो ही नहीं सकती है। कौन सा ऐसा नियम है जिस पर चर्चा करा सकते हैं? उसके बावजूद भी जो अडिग है चर्चा कराने को लेकर, SIR को लेकर, विपक्ष क्या कुछ कहना है आपका? देखिए, बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण बात है कि विपक्ष SIR पर चर्चा के लिए अड़िग है, जबकि ऑफ द रिकॉर्ड उनके सांसद भी ये बात बोलते हैं कि ये चुनाव आयोग का विषय है। और अगर आपको कुछ विषय है, कुछ बात है, तो चुनाव आयोग में जाइए, आप स्वतंत्र है, चुनाव आयोग आपकी बात सुनेगा। और ये सब जुड़ी भी है, और सुप्रीम कोर्ट में इस विषय को चल रहा है, और ये बात उनकी जानकारी में भी है। और कल भी जब लोकसभा अध्यक्ष जी के साथ सभी पार्टी के लोग, विपक्ष के खास करके गए थे, वहाँ पर हमारे संसदीय कार्य मंत्री ने स्पष्ट कहा, क्योंकि ये मामला चुनाव आयोग से संबंधित है और कोर्ट में सबमिट है, हम इस पर चर्चा यहाँ नहीं कर सकते। किस नियम में करें वो बताएं जी। तो एक तो नियम नहीं है किसी प्रकार का, तो इस प्रकार जानबूझकर सदन में व्यवधान पैदा करना, ये कांग्रेस की फितरत है। ये हमने पिछली बार भी देखा था। माननीय प्रधानमंत्री जी हमेशा सदन शुरू होता है, जब शीतकालीन हो या ये हो, हमेशा कहते हैं कि हम चर्चा के लिए खुले हैं, आप प्रश्न उठाइए, सरकार से पूछिए आप। और अनेक माध्यम में प्रश्न उत्तर काल में तो विपक्ष के जो सांसद हैं वो पूरे प्रश्न पूछ सकते हैं, हमारे सांसदों के प्रश्न आते हैं। ये बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है कि जब हम बड़ी मुश्किल से हमारे प्रश्न लगते हैं लॉटरी में और हम पूछ नहीं पाते हैं, और यही पीड़ा उनकी भी है। विपक्ष सांसद जब मिलते हैं तो 0 ओवर है, 0 ओवर में आप पूछ सकते हैं, 377 है, बिल जो लगे हुए हैं उसमें आप चर्चा कर सकते हैं। चर्चा नहीं करना, चर्चा से भागना, ये बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण विपक्ष की जो नीति है। ये बिल्कुल जहाँ प्रदर्शन करना चाहिए, वो जंतर मंतर जहाँ प्रदर्शन करने की जगह है, वो लोकसभा में, राज्यसभा में ले आए। तो मेरा समझ है लोकसभा राज्यसभा में तो डिबेट होना चाहिए। आप विपक्ष क्या सरकार को पूछना चाहते हैं, आप बताइए, सरकार जवाब देगी, और सरकार हमेशा तैयार जवाब देने के लिए।
दीपक प्रकाश जी, ये विषय तो आपके बहुत नज़दीक भी है, एसआईआर वाला, क्योंकि आप बिहार का काम देख भी रहे हैं और इस विषय को जब सीधे तौर पर संबंधित है इलेक्शन कमीशन से, तो सदन के भीतर इस पर चर्चा हो, इस पर जोर क्यों दे रहा है? क्या जी, देश में सबसे बड़ा चीज है वो संविधान है और हर नागरिक के लिए संविधान सर्वोच्च है। संविधान में चुनाव आयोग को यह अधिकार प्रदत्त है कि वो समय समय पर मतदाताओं का पुनरीक्षण करके सच्चे और सही मतदाता देश और राज्य के भाग्य का निर्माता बने। और इसी के तहत चुनाव आयोग ने जब मतदाता पुनरीक्षण का काम किया, एसआईआर के नाम से हम जिसे जानते हैं, तो कई गड़बड़ियां पाई गई। और गड़बड़ियां का अगर मैं थोड़ा सा आपको उल्लेख करना चाहता हूं समय के अभाव में, 18 लाख लोग मृत हैं। थोड़ा विपक्ष बताएं, क्या वो स्वर्गवासी या स्वर्ग में जो लोग हैं उनको ला करके वोट दिलाने का वो काम करेंगे? 28 लाख लोग शिफ्टिंग कर गए हैं, जो किसी विधानसभा में थे वो दूसरे राज्य के विधानसभा के मतदाता बन गए हैं जी। अब कहां से दूसरे प्रदेश से ला करके वो मतदाता बनाएंगे? ऐसे कई हजारों लाखों लोग जो बांग्लादेशी घुसपैठी, म्यांमार के घुसपैठी, नेपाल के घुसपैठी बन करके भारत के मतदाता बन गए हैं। तो थोड़ा देश की जनता भी अब एहसास करने लगी है कि जो एसआईआर का विरोध कर रही है वो संविधान विरोधी है और वो लोकतंत्र विरोधी है और घुसपैठियों के माध्यम से सत्ता पर काबिज होना चाहती है। और मैं आपको बताना चाहता हूं कि चर्चा, भारतीय जनता पार्टी की सरकार, एनडीए गठबंधन की सरकार हर चर्चा के लिए तैयार है। सिंदूर के मामले में अगर वो चर्चा की मांग की तो हम लोगों ने चर्चा करने का काम किया, लेकिन दुर्भाग्य से मैं आपको बताना चाहता हूं कि राज्यसभा में जब हमारे यशस्वी गृह मंत्री जब जवाब दे रहे थे सब चीजों का, तो विपक्ष, कांग्रेस के विपक्ष के नेता भाग खड़े हुए। और ये मामला सब जुडिस है, ये मामला संवैधानिक संस्थाओं का है। क्या सुप्रीम कोर्ट की चर्चा हाउस में हो सकती है? क्या सर्वोच्च न्यायालय की चर्चा अगर हम यहाँ संसद में हो सकती है? क्या नहीं हो सकती है। उसी प्रकार से संवैधानिक संस्था है ये चुनाव आयोग, और उसके संदर्भ में किसी प्रकार की चर्चा का प्रावधान किसी रूल्स में नहीं है और उसके बावजूद ये भ्रम की स्थिति पैदा कर रहे हैं, जनता को भ्रम में डालना चाहते हैं। और इससे दुर्भाग्य और क्या हो सकता है कि बिहार का चुनाव हारने के पहले चुनाव हार चुके हैं। हाँ, विषय तो सीधे तौर पर ये चुनाव आयोग का है, या तो आप चुनाव आयोग से ही सीधा जानने की कोशिश करते कि भाई ये ऐसा क्यों हो रहा है। दूसरा, अगर आपको संसद पर बहुत ज़्यादा विश्वास है तो आप संसद में किसी नियम विशेष के तहत चर्चा के लिए कहते, या फिर आपको जो है न्यायपालिका पर विश्वास है तो केवल न्यायपालिका पर जाते। आप न्यायपालिका में भी चले गए, आप संसद में भी चर्चा चाहते हैं, और आप जो है गाहे बगाए जो है चुनाव आयोग को भी जो है प्रेस परिषद करके जो है चुनाव आयोग को भी उछालने की कोशिश कर रहे हैं। ये क्या आपको नज़ीर सही लगती है? देखिए, चुनाव आयोग ने तो वहाँ के एक नेता जिन्होंने बताया कि मेरा वोटर आईडी में नाम नहीं है, उनको तो नोटिस दिया, अब जवाब देते नहीं बन रहा है उनको। उन्होंने कहा मेरा नाम कट गया, जबकि उनका नाम है। 2 बार चुनाव आयोग ने नोटिस दिया। तो इस प्रकार बार बार चुनाव आयोग को कटघरे में खड़ना, और उनके पास कोई तथ्य नहीं रहते हैं। पूर्व में भी उन्होंने महाराष्ट्र के लिए बोला, अन्य राज्यों के लिए बोला, उनके पास तथ्य नहीं है और हमेशा इस प्रकार को देश को गुमराह करते हैं। तो मुझे लगता है चीन के लिए भी कई बार बोला, और अब तो सुप्रीम कोर्ट ने पूछ भी लिया कि आपके पास कौन सा सबूत है कि आपको इतनी बड़ी जानकारी मिल गई है कि चीन ने जो है। कितना बड़ा फटकार सुप्रीम कोर्ट ने लगाई है राहुल गांधी को जी। ये बहुत ही शर्म की बात है कि उनके लिए कहा कि आप इस प्रकार के बयान देते हो, क्या प्रूफ है आपके पास? उनके पास कोई प्रूफ नहीं। जी, इस प्रकार सेना के ऊपर प्रेशर चलिए, क्या बनाना कुछ कल हुआ, यानी रिकैप के जरिए देख लेते हैं कि राज्यसभा और लोकसभा में कल क्या कुछ खास हुआ। राज्यसभा ने सदन में विपक्ष के विरोध के बीच संक्षिप्त चर्चा के बाद बुधवार को समुद्र द्वारा माल वहन विधेयक 2025 पारित कर दिया। इसके साथ ही विधेयक को संसद की मंजूरी भी मिल गई है। लोकसभा पहले ही इस विधेयक को पारित कर चुकी है और यह विधेयक 1925 के अधिनियम का स्थान लेगा। विधेयक पर चर्चा का जवाब पतन, पोत, परिवहन और जलमार्ग मंत्रालय में राज्य मंत्री शांतनु ठाकुर ने दिया। has streamlined our legal system, usured in ease of understanding, heralded in ease of doing business, to promote
effective government. Sir, this Act of 1925, substantially based on the International Convention for the Uniformation Ratification Rules for Law, heading the Bill of 11 of August 2095, which are called Hague Rules. This convention was amended by the Brussels Protocols of the February 1968, which is called Lisbon Rules. Sir, this bill is not merely statutory reform, is reflects broader philosophy of governance led by our Honorable Prime Minister Shri Narendra Modi ji. दीपक प्रकाश जी, शोरगुल होता रहा और इस शोरगुल के बीच एक बहुत ही महत्वपूर्ण विधेयक जो लगातार सूचीबद्ध हो रहा था लेकिन वो पारित नहीं हो पा रहा था, समुद्र द्वारा माल वहन विधेयक 2025 पारित कर दिया गया। कितना महत्वपूर्ण विधेयक? मैं बधाई देना चाहता हूं अपने यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को, साधुवाद देना चाहता हूं और साथ में सोनेवाल जी को भी मैं अभिनंदन करना चाहता हूं कि अंग्रेजों के समय से चला हुआ कानून, अंग्रेजियत की बू आने वाली कानून को युगानुकूल बनाने का काम किया है, युगानुकूल बनाने का काम किया है। अब समर्थ भारत, स्वाभिमानी भारत, स्वावलंबी भारत, आत्मनिर्भर भारत, बढ़ता हुआ भारत है और उसके तहत ही ये कानून लाया गया। और इस कानून में ये प्रावधान है जो इंग्लैंड में अभी, यूके में अभी एफटीए का जो एग्रीमेंट हुआ है उसमें ये बहुत सहायक भूमिका अदा करेगा। सबसे बड़ी बात इसके अंदर है, मैं जो देख रहा था कि हमारे एग्रीकल्चर गुड्स जो हैं वो यहाँ से जब जाएंगे दुनिया के दूसरे देशों में तो उनको बहुत ही सुगमता के साथ व्यापार करने का एक बहुत बड़ा माध्यम बनेगा ये कानून एग्रीकल्चर गुड्स का। और किसानों की उन्नति और उसके विकास और उसके आर्थिक साधन बढ़े, ये तो प्रधानमंत्री जी की आत्मा की आवाज़ है और इस बिल के अंदर वो निहित है। और उतना ही नहीं है, अब ये जो जिस ट्रांसपोर्टिंग से जाता था जल माध्यम से, जल मार्ग से, जो ले जाने वाले की भी रिस्पॉन्सिबिलिटी और अकाउंटेबिलिटी फिक्स किया गया है। इसलिए ये जो विधेयक है वास्तव में उसको सैल्यूट करने वाला है जी। और सबसे बड़ी बात है कि अभी कानून भी बन जाएगा क्योंकि लोकसभा से पहले से ही पारित है। अगर लोकसभा की बात करें तो लोकसभा ने वाणिज्य पोत परिवहन विधेयक 2024 को स्वीकृति दे दी है। इसका उद्देश्य आधुनिक और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर अनुपालन दृष्टिकोण के साथ समुद्री शासन को सुव्यवस्थित करना है। लोकसभा में वाणिज्य पोत परिवहन विधेयक 2024 पेश करते हुए केंद्रीय मंत्री सर्बानंद सोनोवाल ने कहा, यह विधेयक भारत को समुद्री व्यापार और प्रशासन में वैश्विक अग्रणी के रूप में स्थापित करने की दिशा में एक निर्णायक कदम है और यह विधेयक भारतीय जहाजरानी के विकास, व्यापारिक और राष्ट्रीय हितों के कुशल रखरखाव को सुनिश्चित करता है। Merchant shipping bill. It is a very, very advanced, progressive and modern legislation up to date with the International Maritime Convention and consisting of all relevant incorporation from global best practices of leading maritime nation in continuation of the series of legal reforms undertaken in the past 11 years by our ministry under the dynamic leadership of our Honorable Prime Minister Narendra Modi ji, which have led to increased growth and development for the maritime and shipping sector. And we are endeavoring to undertake reforms of other major laws governing the sector. It is also a matter of great pride that under the leadership of Honorable Prime Minister Narendra Modi ji, India has emerged as one of the largest supplier of seafarers. शंकर लालवानी जी, अंग्रेजों के आने से पूर्व तक भारत जो वैश्विक अर्थव्यवस्था यानी कि जीडीपी में 36% का जो है इनपुट दिया करता था और उसका आधार था हमारा समुद्र मार्ग के द्वारा व्यापार। क्या उसको एक बार फिर से दुरुस्त, पुख्ता और मजबूत और शक्तिशाली करने का ही ये प्रयास है ये विधेयक? बिल्कुल आप सही कह रहे हैं कि ये अंग्रेजों के ज़माने का जो हमारा शिपिंग कानून था और मैं माननीय प्रधानमंत्री जी को बधाई देना चाहता हूँ, हमारे सोनोवाल जी को बधाई देना चाहता हूँ कि अंग्रेजों के ज़माने के कानून को परिवर्तन करके एक नया कानून लेके आया है। इसके माध्यम से हमारे पोर्ट में बेहतर सुविधा मिलेगी, एक्सपोर्ट में सबसे ज़्यादा इसमें सुविधा मिलेगी
और ख़ास करके जो हमारा एक्सपोर्ट का जो जिस प्रकार से माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में लगातार एक्सपोर्ट बढ़ रहा है, शिपिंग के माध्यम से जो असुविधा थी वो इस बिल आने से सुविधा मिलेगी, तो एक्सपोर्ट में बड़ी सुविधा मिलेगी। और ये जो हमारी जीडीपी जो है वो लगातार इस माध्यम से और बढ़ेगी। हम दुनिया में बहुत सारी वस्तुएं एक्सपोर्ट करते हैं और सबसे ज़्यादा हम शिपिंग के माध्यम से करते हैं। तो यह नया बिल जो हमारा विकसित भारत का संकल्प है 2047 का 2047 का, उसमें ये मील का पत्थर साबित होगा। और पोर्ट्स को लेकर या फिर बंदरगाहों को लेकर दीपक प्रकाश जी, इस सरकार का बहुत जो है रुझान है और बहुत जो है जिम्मेदारी के साथ जो है नए बंदरगाह भी शुरू किए जा रहे हैं। और बंदरगाह शुरू करने को लेकर चाहे पक्ष विपक्ष जो है कुछ भी कहता रहे और व्यवसायी लोगों पर जो है आक्षेप लगाता रहे, लेकिन जब विकास की बात आती है तो मुझे लगता है कि उनको भी कोई गुरेज नहीं होता। जैसे कि अभी केरल में एक नया बंदरगाह जो है वो निर्मित हुआ है और वो अडानी ग्रुप ने किया है, वो भी वहाँ पर मौजूद थे। प्रधानमंत्री उसके उद्घाटन के लिए पहुंचे और केरल के मुख्यमंत्री जो कि जो है विपक्ष के दल के जो है वो एक नेता हैं, वो भी उस कार्यक्रम में मौजूद थे और संवेद रूप से इस विकास की बयार को कहीं ना कहीं जो है वो सेलिब्रेट कर रहे थे। देखिए, जल मार्ग हमारे प्राचीन काल के अर्थव्यवस्था की रीढ़ थी। प्राचीन काल से भारत प्राचीन काल में व्यापार का आदान प्रदान जो होता था जल मार्ग से ही होता था। कालांतर में इसमें कहीं ना कहीं, अब किसी सरकार का मैं नाम नहीं लूँगा, जी जी जी, पीड़ा होगी उनको, उनके कालखंड में इस पूरे जल मार्ग को प्रश्न चिन्ह लगाना का काम किया गया। बंदरगाह को जो विकसित करने की जो परंपरा, इंफ्रास्ट्रक्चर, वो रुक सा गया था, थम सा गया था। लेकिन मोदी जी की सरकार आई और मोदी जी की सरकार ने तय किया कि जल मार्ग के माध्यम से हम अपने वाणिज्य एवं उद्योग, ऐसे चीज़ों का हम कैसे निर्यात करेंगे और सुगमता से करेंगे, और अर्थव्यवस्था में जो कनेक्टिविटी का जो सवाल होता है, जो खर्चीला होता है, जो ट्रांसपोर्टिंग का सवाल होता है वो खर्चीला होता है, जिसके कारण सामानों के उत्पादन से ज़्यादा कहीं ना कहीं उसके ले जाने में, ढुलाई में खर्च होता है। उसको कम करके कैसे दुनिया की वैश्विक मार्केट में भारत की अर्थ चीज़ों को कैसे हम खड़ा कर सके, और इसलिए प्रधानमंत्री जी ने लगातार पूरे दुनिया के अंदर एक मिसाल खड़ा करने का काम किया। और समुद्री माध्यम से हम कैसे वाणिज्य अपने अपने व्यापार को बढ़ाने का काम करें, ये प्रधानमंत्री जी की प्राथमिकता रही है। इसलिए कई योजनाओं को चलाने का काम किया। एक अलग बजट, 2014 का बजट देख लीजिए और अब का बजट देख लीजिए, कई गुना ज़्यादा है जी जल मार्ग को कैसे बेहतर बनाने का। जहाँ केरल की बात बोल रहे हैं, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का केंद्र बिंदु क्या है काम करने का, वो विकास है, विकसित भारत बनाने का है। इसलिए देर और सबेर, चाहे पक्ष हो चाहे विपक्ष हो, विपक्षी जो दल हैं उनकी भी नींद मुझे लगता है कि अब खुलेगी और वो विकास के लिए, विकास करने के लिए प्रधानमंत्री जी के साथ खड़ा नजर आए। केरल उसका उदाहरण है। जी जी, चलिए आइए अब जान लेते हैं दोनों सदनों में आज के सूचीबद्ध कार्यों के बारे में। लोकसभा में आज समुद्र द्वारा माल वहन विधेयक 2025 के बारे में राज्यसभा से प्राप्त संदेश की सूचना दी जाएगी। विद्युत मंत्रालय में राज्य मंत्री श्रीपाद येसो नायक संबंधित मंत्रालय की स्थायी समिति के प्रतिवेदन में शामिल सिफारिशों के कार्यान्वयन के संबंध में अपना वक्तव्य देंगे। जल शक्ति मंत्रालय में राज्य मंत्री वी सोमन्ना संबंधित मंत्रालय की स्थायी समिति के प्रतिवेदन में शामिल सिफारिशों के कार्यान्वयन के संबंध में अपना वक्तव्य देंगे। जल शक्ति मंत्रालय में राज्य मंत्री राजभूषण चौधरी संबंधित मंत्रालय की स्थायी समिति के प्रतिवेदन में शामिल सिफारिशों के कार्यान्वयन के संबंध में अपना वक्तव्य देंगे। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण मणिपुर माल और सेवा कर संशोधन विधेयक 2025 को आज इंट्रोड्यूस करने वाली हैं। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ही मणिपुर माल और सेवा कर संशोधन अध्यादेश 2025 के प्रख्यापन द्वारा तत्काल विधान के कारणों को दर्शाने वाला एक व्याख्यात्मक विवरण सभा पटल पर रखने वाली हैं। युवा कार्यक्रम एवं खेल मंत्री डॉक्टर मनसुख मांडविया राष्ट्रीय खेल शासन विधेयक 2025 विचार तथा पारित किए जाने के लिए प्रस्तावित करेंगे। इसके साथ ही राष्ट्रीय डोपिंग रोधी संशोधन विधेयक 2025 भी विचार तथा पारित किए जाने के लिए प्रस्तावित किया जाएगा। दोनों ही विधेयक चर्चा के लिए साथ में लिए जाएंगे।
पतन पोत परिवहन और जलमार्ग मंत्री सर्बानंद सोनोवाल भारतीय पतन विधेयक 2025 को आगे विचार तथा पारित किए जाने के लिए प्रस्तावित करेंगे। वहीं राज्यसभा की बात करें तो आज पतन पोत परिवहन और जलमार्ग मंत्री सर्बानंद सोनोवाल तटीय पोत परिवहन विधेयक 2025 को लोकसभा द्वारा पारित रूप में आगे विचार तथा पारित किए जाने का प्रस्ताव करेंगे। सीधा रुख करेंगे अपने सहयोगी सुरेंद्र कुमार का। सुरेंद्र, कल एक विधेयक पारित हो गया राज्यसभा के भीतर। आज की अगर बात करें तो प्रश्नकाल में क्या कुछ खास है और कौन सा विधेयक आज जो है चर्चा हो सकती है और पारित भी हो सकता है? कितना महत्व का है ये विधेयक? जी, अगर हम बात करें जो विधेयक की, तो सबसे महत्वपूर्ण वही है शिपिंग कोस्टल बिल 2025 को हम लेना चाहेंगे, क्योंकि यही बिल अब सदन में प्रस्तावित है, जो कि लोकसभा से ऑलरेडी पास हो चुका है। अब जो ये बिल की इम्पोर्टेंस है इतनी ज़रूरी है। अगर हम बात करें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जो विकसित भारत के लक्ष्य की बात करें, तो उसमें जो ये समुद्री मार्ग है, बंदरगाह है, पोत परिवहन है, मैं बात करूं जो हम नेशनल हाईवेज की बात करते हैं, तो वहीं नदियों के मार्ग से भी जो नेशनल वाटरवेज हैं वो भी अहम किरदार निभाते हैं ट्रांसपोर्टेशन के लिए। भारत का जो दो बड़े नेशनल वाटरवेज हैं, नेशनल वाटरवे 1 वो गंगा नदी के माध्यम से उसमें काम होता है परिवहन का, और दूसरा है नेशनल वाटरवे 2 जो ब्रह्मपुत्र नदी में है। अगर हम बात करें बिल के प्रावधानों की, तो बिल में जो मुख्य प्रावधान है कि जो कोस्टल एरियाज हैं, समुद्री हमारा जो तटीय व्यापार है, उसका पूरा इस्तेमाल करना सबसे ज़रूरी है। इसका ये मुख्य उद्देश्य है। दूसरी जो उद्देश्य है इस बिल का, वो उद्देश्य है कैसे भी जो विदेशी जहाज़ हैं उन पर से निर्भरता को कम से कम किया जा सके। अभी हमारी निर्भरता 70-75% की है, जिसको घटाने पे सरकार लगातार जोर दे रही है। साथ ही सरकार का जो जोर है वो भारतीय जो नौवाहन है उसको बढ़ाने का है, भारतीय शिपिंग इंडस्ट्री को रफ्तार देने का है। उसके माध्यम से वो एक लाइसेंस प्रणाली लाने जा रही है, जिसमें इस बिल के माध्यम से इसमें विदेशी जो जहाज़ हैं उनको लाइसेंस के माध्यम से रेगुलेट किया जाएगा। जो अनियमितताएं हैं उनको कानूनन तौर पे से नियमित किया जाएगा। और तीसरा जो प्रावधान है नेशनल कोस्टल एंड इनलैंड शिपिंग जो प्लान है, उसके तहत नदी और नहरों के माध्यम से जितना हो सके ट्रांसपोर्टेशन को किया जाए, ताकि जो दबाव है सड़कों पर, नेशनल हाईवेज पे जो दबाव है ट्रांसपोर्टेशन का, उसको कमतर किया जा सके। वहीं हम बात करें इस प्रावधान में, तो कोस्टल शिपिंग को लेकर नेशनल डाटा बनाने की भी बात है, जिसके तहत किया जाएगा कि भाई किस परिवहन बंदरगाह पर कितना परिवहन हो रहा है, संचालन हो रहा है, कितना गुड्स आ रहे हैं, कितना जा रहा है, उसका एक डाटा राष्ट्रीय व्यापार तहत तैयार किया जाएगा। साथ ही जो सबसे महत्वपूर्ण इम्पोर्टेंट जिस विषय को बताना चाहें, इस बिल के माध्यम से सरकार लगातार रोजगार बढ़ाने पर भी जोर दे रही है। अब शिपिंग इंडस्ट्री, इंडियन शिपिंग इंडस्ट्री को अगर वो बढ़ावा देंगी, तो शिपिंग इंडस्ट्री के माध्यम से नौका चालकों की ज़रूरत होगी, मैनेजर्स की, कोस्टल मैनेजर्स की ज़रूरत होगी। ऐसे तमाम ऐसे रोजगार हैं जो इस बिल के आने के माध्यम से तेज़ी से इस क्षेत्र में आएंगे। भारत सरकार लगातार ये कोशिश कर रही है कैसे नौजवानों को अलग अलग माध्यम से ट्रेनिंग दी जा सके, ताकि उनको रोजगार के नए नए अवसर मिलें। तो शिपिंग इंडस्ट्री जो ये एक बहुत बड़ा क्षेत्र है, जिसके माध्यम से लगातार युवाओं को ट्रेनिंग दी जाएगी, ताकि वो नए नए कामों को सीखकर इस क्षेत्र में अपने रोजगार के नए अवसर तलाश सकें। वहीं अगर हम बात करें, जो हमारे महत्वपूर्ण बंदरगाह हैं वो 12 हैं और करीब 7,516 किलोमीटर की समुद्री सीमा है, जिसमें आउटलैंड और इनलैंड की हम बात करें तो दोनों हैं, जिसमें क्या नाम है, जितने द्वीप हैं वो भी आते हैं। वहीं हम बात करें 13 राज्य और केंद्र शासित राज्य इस तटीय क्षेत्र से जुड़े हुए हैं, जिनका अपने भी हित हैं व्यापार को लेकर, उनको भी इसमें इनकम के कई खुद की भी चिंताएं हैं राज्यों की।
लेकिन जो घुमा फिरा के सारी बातों को अगर हम एक करें, केंद्र और राज्यों की एक ही इच्छा है, वो यही है कैसे भी व्यापार की दृष्टि से इस बिल को जल्दी से जल्दी लाया जा सके, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भारतीय पोत परिवहन के माध्यम से रोजगार के अवसर बढ़े, भारतीय जो परिवहन है, जल मार्ग है, उसको बढ़ावा दिया सके, और जितनी भी भारतीय सीमा में चलने वाली नावें हैं वो उनका जो संचालन है वो भारतीय हो उनके स्वामित्व में, जिससे उनको छूट भी दी जाएगी ताकि वो ज़्यादा से ज़्यादा इस क्षेत्र में आ सकें और रोजगार के अवसर के अलावा जितने भी माल ढुलाई के काम है उनको करा जा सके। जी, माल ढुलाई के आपने बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी दी और बहुत ही विस्तार से बताया सुरेंद्र इस विधेयक के बारे में, और इस विधेयक के पारित होने के बाद क्या कुछ लाभ सीधे तौर पर मिलेगा उसकी जानकारी भी आपने उपलब्ध करवाई। बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे सहयोगी बता रहे थे और आप जैसा आपने भी कहा कि हम लोग समुद्र के यातायात के माध्यम से जो है वैश्विक स्तर पर जो है व्यापार किया करते थे। अगर वाटरवेज की बात की जाए, जल मार्गों की बात की जाए, क्योंकि भारत नदियों का देश है और इसी नदी मार्ग का यातायात के लिए हम लोग बहुत ही अच्छा उपयोग किया करते थे, लेकिन बीच में बाध्यता आ गई, उसको रोक दिया गया, उसे पुनर्जीवित करने का प्रयास भी सरकार के द्वारा किया जा रहा है और इस विधेयक में भी उसका प्रावधान है। उसके लिए आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, दुनिया आज पूरी तरह से एक परिवार की तरह हो गया है, छोटी दुनिया हो गई है, और छोटी दुनिया में प्रतिस्पर्धा भी है व्यापार में। और जब आप दुनिया में आप भारत का ध्वज ऊपर ले जाना चाहते हैं आर्थिक क्षेत्र में, जिस प्रकार से भारत के प्रधानमंत्री जी ने किया है कि अब दुनिया में भारत की आर्थिक अर्थव्यवस्था में चौथा स्थान, तीसरे स्थान के लिए दस्तक दे रहा है, तो इन चीज़ों के लिए आपको एक चीज का जरूर ध्यान, जहां पर हम कह सकते हैं कि दुनिया के अंदर के व्यापार में आपकी प्रतिशत ज़्यादा से ज़्यादा हो, स्टेक ज़्यादा हो, ज़्यादा शेयर आपका हो, इसके लिए व्यापारिक चीज़ों के लिए सबसे बड़ा कम्युनिकेशंस का साधन, कनेक्टिविटी का साधन, कम्युनिकेशन का साधन है वो जल मार्ग है। जी, व्यापार की तो बात हो गई है, हम लोग बात करें यातायात की भी। यातायात का भी जो है रोड्स पर और जो है वायुयानों पर बहुत ज्यादा दबाव है, उस दबाव को भी कम करने का भी एक प्रयास है। नहीं, देखिए, इसमें अगर मैं कहूँ कि जो लॉजिस्टिक और ट्रांसपोर्टेशन की कॉस्ट है जी, अभी जो हम एवरेज कैलकुलेट करते 13% है जी, और इंटरनेशनल लेवल पे अगर जो विकसित देश है उसमें 6 से 7% है। तो सरकार का पूरा लक्ष्य है कि जो इंडियनियस हो या एक्सपोर्ट हो, जो लॉजिस्टिक और ट्रांसपोर्टेशन की कॉस्ट है वो कम करें, 6 या 7% पे लाएं, तो जो हमारी जो प्रोडक्शन की जो कॉस्ट आएगी, जो डिलीवरी की होगी वो कम होगी। और इसी को फोकस करते हुए नेशनल हाईवे, NH, रेलवे और अब जल मार्ग से जो गंगा के रास्ते जो हमारा एक शिपिंग हुआ है, दूसरा ब्रह्मपुत्र में है और तीसरा आने वाले समय में नर्मदा पे भी होने वाला है। अच्छा, ये भी प्लानिंग चल रही है। तो मुझे लगता है ये बिल के माध्यम से जो ट्रांसपोर्टेशन की जो कॉस्ट है वो बहुत कम होगी और हमारे जो वस्तुएं और कम लागत पे ट्रांसपोर्ट होगी, उसकी कीमत भी कम होगी। बहुत बड़ा रिवोल्यूशन आने वाला है आने वाले समय में। रिवोल्यूशन तो हमारे खेल की दुनिया में भी आ रहा है। प्रधानमंत्री ने जो पहल की है उनके शायद मुझे लग रहा है कि बहुत करीब है, और ये भी देखा जा रहा है कि एक देशों की संपन्नता का भी एक जो है मापदंड बन गया है वैश्विक खेलों में। आपकी क्या जो है आपके परिणाम रहते हैं उसको लेकर अब एक खेल नई नीति लेके आई है सरकार। उसके बाद ये खेलों से जुड़ा विधेयक है, राष्ट्रीय खेल शासन विधेयक 2025 लोकसभा में भी है। जी जी, और हम तो प्रतीक्षा कर रहे हैं जी। और जी मैं बता दूं, हम ही प्रतीक्षा नहीं कर रहे, विपक्ष के अनेक सांसद जब हम लॉबी में मिलते हैं जी, तो वो सब प्रतीक्षा करे कि इस बिल को जल्दी पास किया जाए। वो व्यक्तिगत आके सभी हमारे ट्रेजरी बैंड को बोलते हैं, और मैं मंत्री जी का नाम नहीं बताने, जब उनसे आके उन्होंने रिक्वेस्ट की इसको जल्दी पास किया जाए, क्योंकि जो खिलाड़ी हैं इस विधेयक के माध्यम से खिलाड़ियों को बहुत सारी सुविधा मिलने वाली है। जो इंटरनेशनल कोच मिलने वाले हैं, उनको फैसिलिटी मिलने वाली, उनकी भविष्य की योजना है, उसकी पूरा प्रावधान इसमें है। और ये तो मुझे लगता है कि विपक्ष उन खिलाड़ियों के साथ, उसके भविष्य के साथ एक ऐसा खेल खेल रहे हैं जो कभी माफ नहीं किया जा सकता है। इस बिल को तो तुरंत पास होना चाहिए, और ओलंपिक हमारे सर पे है, उसकी तैयारी करना है, उनके इंटरनेशनल कोच आने वाले हैं। तो इस प्रकार खिलाड़ियों के साथ इस प्रकार इस बिल के माध्यम से रोकने से खिलाड़ियों का भविष्य अधर में रहेगा, उनका भविष्य अंधकार में जाएगा। पूरे देश के खिलाड़ी चिंतित है, अलग अलग प्रतिनिधि मंडल अलग अलग सांसदों मंत्रियों से मिल रहे हैं कि तुरंत इस बिल को पास किया जाए।
मैं आपके माध्यम से कहना चाहूँगा ये बिल बहुत ज़रूरी है आने वाले ओलंपिक प्री ओलंपिक के लिए और देश के खिलाड़ियों के भविष्य उज्जवल भविष्य के लिए। और माननीय प्रधानमंत्री जी कहते हैं हमेशा कि खेलों के माध्यम से हमारे युवा आज आगे बढ़ रहे हैं, तो ये एक देश का मील का पत्थर साबित होगा। इसको जरूर पास होना चाहिए, जल्दी पास होना चाहिए। और अभी तो एक बहुत ही सुनहरी तस्वीर हाल ही में हमने देखी है, विश्व फीडे जो है वर्ल्ड कप में जो 2 भारतीय बेटियां जो हैं वो फाइनल में आमने सामने थी और एक भारतीय बेटी जो है वो फाइनल जीतने में कामयाब रही, भारत को गौरवान्वित किया। और प्रधानमंत्री के बहुत दिल के करीबी है, जब भी कोई वैश्विक प्रतियोगिता होती है जो हमारा खिलाड़ियों का दल जाने वाला होता है उनसे बात करते हैं, जब वो दल वापस लौटता है उससे भी बात करते हैं और प्रशंसा करते हैं उसकी जो जीता है, और उसको भी जो है कहीं ना कहीं जो जीत नहीं पाया है, पदक नहीं पा पाया है, उसको भी जो है कहते हैं कि भाई आपको सीख कर आए हैं और अगली प्रतियोगिता में ये जो सीख कर आए हैं वो आपको पदक तक पहुंचाएगा। कितना महत्वपूर्ण है दीपक जी? ये पूरे बिल का इंतजार पूरा देश कर रहा है, पूरा नौजवान कर रहा है, खिलाड़ी कर रहा है, खिलाड़ी प्रेमी कर रहे हैं और खेल प्रेमी कर रहे हैं सब। इसलिए जहां प्रधानमंत्री जी की बात का आपने उल्लेख किया है, प्राइम मिनिस्टर विथ डिफरेंस, ये पूरी दुनिया देख रही है कि किस प्रकार से खेल के मामले में खिलाड़ियों के पक्ष में और उसके आत्मसम्मान और स्वाभिमान को बढ़ाने के लिए, चाहे जीते हो चाहे हारे हो, दोनों के लिए प्रधानमंत्री जी खड़े होकर के उसके मॉरल को बूस्टअप करने का काम अगर किसी ने किया तो देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी ने किया। मैं आपको उदाहरण देना चाहता हूं, मैं एकदम आदिवासी क्षेत्र से आता हूं, झारखंड से। अब वहां से बच्चे गए खेल करके, खेलने में सफल नहीं हुए हॉकी में, लेकिन उनके पास प्रधानमंत्री जी का फोन आता है और उसके साहस और उमंग की तारीफ करते हैं, और अगले बार वो जाता है तो चुनाव वहां पर खेल में अपने मेडल को लेकर के आता है। यह है प्रधानमंत्री जी का जज्बा, और प्रधानमंत्री जी के द्वारा बताए हुए जो शब्द हैं वो सबके लिए पूंजी साबित होता है खिलाड़ियों के लिए। इसलिए बिल क्रांतिकारी बिल है, ये युगानुकूल है, और साथ साथ दुनिया के प्रतिस्पर्धा जो में हम भाग लेते हैं तो ये बिल उसके लिए एक प्रतिस्पर्धा बनाने में और अपने जीत को पक्की करने में ये बिल सहायक तत्व होगा। जी जी, हमारे खिलाड़ी जो है वैश्विक प्रतिस्पर्धाओं में मेडल जीत कर लेके आए और जो है अच्छा मुकाम हासिल करें, ये तो है ही है। इसके अलावा भारतीय बहुत सारे से खेल हैं जिनमें सभी तत्व समाहित हैं जो अंतर्राष्ट्रीय प्रतियोगिता का हिस्सा बन सके हमारे खेल, उसके लिए भी जो है प्रयास किए जाएंगे इस विधेयक के पारित होने के बाद और नई जो है खेल नीति के बाद। और सबसे बड़ा एक जो टारगेट जो है सरकार का और प्रधानमंत्री का वो है भारत में ओलंपिक प्रतियोगिता कराना है। बिल्कुल, ये कितना महत्वपूर्ण? बिल्कुल, ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। पूरा देश उत्साहित है कि भारत में ओलंपिक होगा, और ख़ास करके हमारे खिलाड़ी अभी से तैयारी कर रहे हैं कि हमारे देश में ओलंपिक होगा, देश के विभिन्न शहरों में होगा। पहले एक समय था कुछ ही शहरों में होता था, देखिए हमने देखा G20 में माननीय प्रधानमंत्री जी पूरे देश में G20 का सम्मेलन किया। उसी प्रकार ओलंपिक भी संभावना है कि जहाँ जहाँ सुविधा होगी और जहाँ जहाँ करने वाले हैं पूरे देश में ओलंपिक का माहौल बनेगा। तो उसके लिए ज़रूरी है कि ये जो बिल है ये पास होना चाहिए, तुरंत पास होना चाहिए, मुझे ऐसा लगता है। जी जी, चलिए आप दोनों माननीय सांसद, एक लाइन और कहनी, आज 7 अगस्त है हाँ, और विश्व हथकरघा दिवस मनाते हैं हम, और माननीय प्रधानमंत्री जी ने हम सबको आह्वान किया है कि हाथ से बनी हुई हथकरघा, हैंडलूम से बनी हुई चीज़ों को खरीदें और सप्ताह में एक बार जरूर पहने। तो आज हथकरघा दिवस पर मैं सभी को शुभकामनाएं देता हूं, और जो प्रधानमंत्री जी ने आह्वान किया कि हम हैंडलूम से बनी हुई चीज़ों को खरीदें, हथकरघा से जुड़े हुए बुनकरों को बहुत बहुत बधाई, शुभकामनाएं। दीपक जी, आप भी कुछ संदेश देना चाहेंगे इस दिवस पर? हैंडलूम मतलब गाँव का और ग्रामीणों के द्वारा, कारीगरों के द्वारा उत्पादित वस्त्र जी, और उसके अलावा कई वस्तुएं। प्रधानमंत्री जी ग्रामीण अर्थव्यवस्था को मजबूत करना चाहते हैं, रोजगार का सृजन करना चाहते हैं, और जो हैंडलूम था उसको फिर से ऊंचा स्थान बनाने में वो उनका सपना है, और उस सपनों को साकार भारत की जनता करेगी, ऐसा मुझे विश्वास है। क्योंकि प्रधानमंत्री जब लोगों को अपील करते हैं तो आत्मीय अपील होता है, और लोगों के दिल में वो चीजें जाती है। आप खादी के मामले में देख लीजिए किस प्रकार से उत्पादन बढ़ा, किस प्रकार वैश्विक ब्रांड बना दिया है खादी को उन्होंने, और जो है कह सकते हैं कि फैशन का भी एक ब्रांड बन गया है। इसलिए प्रधानमंत्री जी
देवतुल्य हैं और इसलिए इस प्रकार की बातें आम लोगों के बीच में वो बातें अपीलिंग हो जाती हैं। जी चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। आप लोग संसद में पहुंचे और हम यही आशा करते हैं आज संसद की कार्रवाई सुचारू रूप से चलेगी और प्रश्नकाल भी सुचारू रूप से चलेगा। संसद में आज के लिए इतना ही। मुझे दीजिए आज्ञा, बने रही संसद टीवी के साथ, क्योंकि थोड़ी देर में आपको लेकर चलेंगे और दिखाएंगे संसद के दोनों सदनों लोकसभा और राज्यसभा की कार्रवाई की सीधी तस्वीरें। मुझे दीजिए आज्ञा, नमस्कार।